नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ, इसका शीर्षक है जीवन का मध्यांतर। कन्याकुमारी के समुद्र तट के टीले पर कांजीवरम की सफेद और लाल जरीदार बॉर्डर की साड़ी पहने हुए, जहां भावना अस्त होते हुए सूर्य के हर रूप की फोटो खींचने में व्यस्त थी, वहीं वर्मा जी सिर्फ भावना को निहारते हुए अपनी ही पुरानी यादों में खोए हुए थे। मुस्कुराती हुई अल्हड़ सी मासूम चेहरे वाली भावना कैसे कैसे माता पिता की बीमारियां, रघु और रीमा की पढ़ाई, घर मेहमान आदि की जिम्मेदारी में मुरझाती चली गई थी। जिम्मेदारियां संभालते संभालते उसका शरीर ज्यादा टूट रहा था या मन, कहना मुश्किल था। खुद वर्मा जी भी तो छोटे से ढाबे को स्वीट हाउस और फिर उस स्वीट हाउस को एक शानदार रेस्टोरेंट में बदलते बदलते कब बुढ़ा गए पता ही नहीं चला। दोनों की अलग अलग दौड़ थी और अपनी अपनी दौड़ में दोनों ही सफल रहे थे। वर्मा जी अब बैंकेट हॉल खरीदने की सोच रहे थे। माता पिता की इतनी सेवा हुई थी कि उनके आशीर्वाद से पूरा घर भरा हुआ था, और शायद यह उसी आशीर्वाद का परिणाम था कि उनके दोनों बच्चे अमेरिका में बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। रीमा के दूसरा बेटा होने के उपरांत रीमा को अमेरिका में काम करने वाले ना मिलने के कारण अपने परिवार का पालन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। हालांकि वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी और बड़ी वाली बेटी और छोटे बच्चे को संभालने में उसे बहुत परेशानी होने के कारण उसने भावना जी को अमेरिका में आने का न्योता दिया। वैसे भी भावना जी घर में अकेली ही रहती थी, तो उनको भी लगा कि कुछ समय के लिए उनका मन भी बदल जाएगा और बेटी का ख्याल भी हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने भी अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना लिया। वर्मा जी ने 6 महीने के लिए अपने होटल का काम किसी को सौंपा और दोनों के दोनों 4 महीने रीमा के घर और 2 महीने रघु के घर रहने का प्रोग्राम बनाते हुए घर से चल दिए। अमेरिका में भावना सवेरे से शाम तक रीना के घर को संभालने में ही लगी रहती थी, लेकिन दामाद जी और उसकी बड़ी बेटी पूजा, वह दोनों अलग थलग ही रहते थे। और उस दिन जब भावना ने बड़े प्यार से हलवा बनाकर दामाद जी और पूजा के सामने डाइनिंग टेबल पर रखा, तो वह दोनों ही उठकर चल दिए। इससे पहले कि भावना पूजा को कुछ भी समझाती, रीमा ने बोला, मम्मी आप रहने दो, आप इन्हें मत समझाओ, आप कोई भी घर के मामले में दखल मत दो। इन लोगों को इंडियन फूड पसंद नहीं है, आप अपने लिए कुछ भी बना लो, और अब तो मैं भी काफी ठीक हूं, मैं खुद ही बना लिया करूंगी। वर्मा जी ने इतना काम करने के बाद रात में भावना जी को कमर और पैर के दर्द से तड़पते हुए देखा था। उन्हें इस तरह का व्यवहार भावना जी का अपमान लगा। इससे पहले कि वह कुछ भी बोलते, भावना जी ने इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। वर्मा जी ने रघु को दोनों को रीमा के घर से उनके घर ले जाने के लिए फोन करा, तो रघु ने कहा, पापा आपका तो यहाँ आखिर के 2 महीने आने का प्रोग्राम था, हमने तो सारा उसी हिसाब से ही सेट करा था, आप कृपया प्रोग्राम में बदलाव ना लाओ। यह आज का समय था, यह भावनाओं में बहने का नहीं, अपितु प्रैक्टिकल होकर खुद के बारे में सोचने का समय था। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं और अपने अपने परिवार थे, इसलिए नियत समय पर ही दोनों रघु के घर गए। रघु ने वर्मा जी और भावना जी को डिज्नीलैंड, नियाग्रा फॉल, बहुत सारी जगह भी घुमाया, और अपनी तरफ से उन्होंने माता पिता को खुश रखने के और समय देने का बहुत प्रयत्न भी किया। उन दोनों के रहने का इंतजाम वहां की परंपरा के अनुसार नीचे अलग कमरे और रसोई में था। कुछ समय बाद रघु ने पापा को बताया कि सामने इंडियन स्टोर है,
आप वहाँ से अपना सामान ले आया कीजिएगा। मैं 15 दिन के लिए टूर पर जा रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरत हो तो प्रिया को बोल देना। यह मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। आखिर समय तो काटना ही था, पर वहाँ समय काटना तो भारत में भी समय काटने से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। डाई ना लगने के कारण भावना जी के लगभग सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। ठंड और दर्द के कारण उसके चेहरे की झुर्रियाँ उसकी उम्र को 2 गुना कर रही थी। अपनी भावना का यह हाल देखकर वर्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भारत वापस आने पर वर्मा जी शायद एक संकल्प के साथ आए थे। घर आते ही उन्होंने भावना को परेशान ना करते हुए मजदूर बुलाकर सारा घर साफ करवाया और फिर उसे बहुत बड़े ब्यूटिशियन और स्पा सेंटर में ले गए। वहाँ से जब भावना वापस आई तो उसकी काफ़ी थकान उतर चुकी थी। हैरान परेशान सी वह वर्मा जी को कह रही थी, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? वर्मा जी मुस्कुराकर बोले, शायद आज ही मैं पैसों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अब तक तो शायद हमने पैसे खर्चे ही थे। उसके बाद वर्मा जी ने दुकान से बहुत सारे कैनवस और रंग खरीदकर भावना जी को दिए और कहा, तुम्हें याद है तुम कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी, अब तुम वैसे ही पेंटिंग बनाओगी। मैं अपने रेस्टोरेंट में इन पेंटिंग्स को बाहर लगा लूँगा। वर्मा जी ने अब बैंकेट नहीं बनवाया। हाँ, भावना जी की पेंटिंग्स की एक गैलरी उनके रेस्टोरेंट में बन चुकी थी। वेबसाइट के जरिए भी भावना जी की पेंटिंग्स बिक रही थी और भावना जी की पेंटिंग क्लासेस भी चल निकली। अपनी 33वीं एनिवर्सरी पर भावना और वर्मा जी कन्याकुमारी के भ्रमण पर निकले। एनिवर्सरी पर भावना जी की मनपसंद कांजीवरम साड़ी पोथी स्टोर से दिलवाई गई थी। मुस्कुराकर भावना ने बोला था, इस साड़ी को दिलवाने में तुम्हें 33 साल लग गए। सूर्यास्त हो चुका था। वर्मा जी ने हाथ बढ़ाकर भावना जी को सहारा दिया। जब वो चले तभी सामने से एक कपल उनकी तरफ बढ़ा और बोला, आप भावना जी ही है ना? आपकी एक पेंटिंग हमारे घर में लगी हुई है। आत्मविश्वास की चमक से भावना का चेहरा तमतमा उठा। तभी वर्मा जी बोले, भावना, यह हमारे जीवन का मध्यांतर है। हर अच्छी कहानी के जैसे हमारा भविष्य भी सुखद ही होगा। अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हुए अब एक दूसरे को सुखी रखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। कर्तव्य तो हमने सारे पूरे कर लिए, अब क्यों ना अपने लिए ही जिया जाए। आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद जी।